Welcome my students, welcome all the class 7 students to my channel Compass और Lens। बच्चों, आज मैं न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर आई हूँ, जो कि चैप्टर 2 का है और इसमें न्यू वर्ड्स में लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले ही स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। और उन सबको मैं बच्चों को थैंक्स बोलती हूँ जिनने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, क्योंकि मुझे सबका पता चल जाता है। तो मुझे कुछ बच्चों ने तो अपनी 2-2, 3-3 ग्रुप्स में शेयर किया, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू बच्चों, क्योंकि आप भी अपने साथ साथ में दूसरे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। मैं आपकी कर रही हूँ और आप बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुँचाकर। चलिए न्यू वर्ड्स में हम स्टार्ट करते हैं। स्यूडोपोडिया फर्स्ट वर्ड है और इस चैप्टर का बच्चों मैं पूरा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। इसकी वीडियोस हैं 2 या 3 पार्ट्स में हैं। मेरे पास क्वेश्चन आंसर सेशन में आने से पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। लाइन वाइज मैंने पूरे बुक को डिस्क्राइब किया है, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा। फर्स्ट है स्यूडोपोडिया। ये बच्चों पी से स्टार्ट होता है, बट पी साइलेंट रहता है, चुप बैठा हुआ है पी एक कोने में और स्यूडोपोडिया बन जाता है। इसका डिस्क्राइब करते हैं। फॉल्स फीट ऑफ अमीबा, अमीबा के फॉल्स फीट हैं ये, विच इज यूज्ड टू एनगल्फ फूड, जिसकी वजह से वो अपना, हम तो हाथों से फूड खाते हैं, अपने फीट से फूड खाता है, ठीक है। और ये चेंजेस होते रहते हैं। आपको चैप्टर में सब क्लियर हो जाएगा। मैंने हर चीज़ का चैप्टर में जो भी समझाया वो विद पिक्चर्स बताया है, तो आपको साथ के साथ पिक्चर्स के थ्रू भी आपको क्लियर होता जाएगा। सेकेंड है मैस्टिकेशन, च्यूइंग फूड टू ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। फूड को जो हम च्यूइंग करते हैं और छोटे छोटे पीसेस में हम उसको काटते हैं, ब्रेक करते हैं, उसे मैस्टिकेशन बोला गया है। नेक्स्ट है रूमिनेंट्स, प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, जो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स होते हैं। दैट डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेप्स, जो कि 2 स्टेप्स में फूड को डाइजेस्ट करते हैं। यानी जैसे कि गाय होती है, भैंस होती है, या आपने देखा होगा ये कंटिन्यू मुंह चलाते रहते हैं, तो उसका भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर रखा है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैप्टर को पूरा समझिएगा। आपको पूरा क्लियर होता चला जाएगा क्या क्या वर्ड्स हैं, कैसे कैसे सब होता है। फोर्थ है विली, स्मॉल प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल, इनर वॉल में ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल होता है वहाँ पर छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं। दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जहाँ पे फूड डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है उसी को विली कहा गया है। बेटे मैं क्वेश्चन आंसर्स में पिक्चर्स नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट चैप्टर के लिए जो मैंने डिस्क्राइब किया है उन वीडियो को देखने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें मैंने पिक्चर्स के थ्रू सब बताया है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर आती हैं। फर्स्ट है हाउ डज फ्रॉग कैच इट्स प्रे, प्रे मतलब शिकार। फ्रॉग अपने प्रे को, अपने शिकार को कैसे कैच करता है, कैसे पकड़ता है। आंसर, द फ्रॉग यूज इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग, अपनी लंबी जो चिपचिपी उसकी टंग होती है उसको वो यूज में लेता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। टंग टू कैच द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जो भी हैं, जो भी एयर में इंसेक्ट्स हैं उनको वो टंग के थ्रू पकड़ता है, क्योंकि उसकी टंग स्टिकी होती है और वो इंसेक्ट उसकी स्टिकी टंग पे चिपक जाते हैं। फ्रॉग हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसका जो फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इन विच फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे हम लोगों का डाइजेस्टिव जूस की वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, उसी तरह से इसका भी डाइजेस्टिव फूड जूस की वजह से फूड बहुत स्पीड में डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज अ स्पाइडर डाइजेस्ट इट्स फूड। अब स्पाइडर अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करती है। अ स्पाइडर वीव्स अ स्टिकी वेब, ये भी एक
चिपचिपा सा वेब को ही वीव करती है यानी बुनती है। जाला जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जो स्पाइडर का घरों में, बिल्डिंग्स में, हर जगह पर, कहीं कोई ऐसा घर नहीं है, ना किसी गांव में ना किसी शहर में, कि जहाँ पे स्पाइडर के जाले यानी वेब्स नहीं मिलते हों। विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्टक, जिसकी वजह से इसके जो स्टिकी वेब है इसके अंदर मक्खी मच्छर फंस जाते हैं या और भी कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। इट देन इंजेक्ट डाइजेस्टिव जूसेस, और इसके बाद ये डाइजेस्टिव जूस को इसके अंदर इंजेक्ट कर देती है इनटू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। किसके जो भी कीड़ा मकोड़ा, जो भी इंसेक्ट उस वेब में फंसा है, उस वेब जो इंसेक्ट फंसा है उसकी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्टिव जूस को इंजेक्ट कर देती है यानी डाल देती है। विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट ऑफ द इंसेक्ट, जिसकी वजह से वो उस बॉडी पार्ट का, इंसेक्ट के बॉडी पार्ट को डाइजेस्ट कर लेती है। Thus the digestion of the spiders food actually take place outside the spider's body। अब इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला, बहुत से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, अब मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। अब इससे हमें ये पता चलता है कि स्पाइडर का जो फूड है वो एक्चुअली में स्पाइडर की बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने फूड खाया, एनिमल ने फूड खाया, तो फूड बॉडी के अंदर गया और तब डाइजेस्ट हुआ, लेकिन स्पाइडर का जो फूड है वो स्पाइडर की बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसने डाइजेस्टिव जूस को अपना जो इंसेक्ट उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। द स्पाइडर देन सक्स अप द डाइजेस्टेड फूड, और जब वो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्पाइडर सक कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो ह्यूमन में बनता है वो उस किस तरीके से बनता है, तो उस ऑर्गन का नाम हमें बताना है। आंसर है बच्चों, इट्स मेन पार्ट आर। अब इसके मेन पार्ट क्या है जो एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, जो मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल को बनाने में ऑर्गन्स का रोल होता है वो है, तो मेन पार्ट्स हैं द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर सबसे पहले माउथ जाता है, माउथ में फूड खाते हैं तो वो सीधा फूड पाइप से जाता है, फिर सीधा वो स्टमक में जाता है, उसके बाद डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स में पहुँचता है, और साथ में लास्ट होता है रेक्टम, जहाँ से वेस्ट पार्ट रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकलता है। मेक अप द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल बनाने में इन सब ऑर्गन्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर एक भी ऑर्गन, सभी ह्यूमन बीइंग्स में ये ऑर्गन होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि किसी में कोई ऑर्गन मिस हो गया है, सब में होता है, लेकिन हाँ किसी वजह से कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम आ गई है, कोई बीमारी हो गई है, किसी तरीके की मतलब कोई भी डिजीज मान सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम इस एलिमेंट्री कैनाल में यानी डाइजेशन में पूरा एक इफेक्ट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, मिल्क टीथ यानी दूध के दांत जब छोटे थे तो घरों में यही बोला जाता था कि जो बॉर्न होने के बाद में टीथ होते हैं और उसके बाद वो टीथ टूट जाती है, गिर जाते हैं, और धीरे धीरे वो हमारे आपके भी बच्चों हुआ है ऐसा, अप टू 13 ईयर्स तक तो होता ही होता है, अब आगे चेंज हो गया है, लेकिन उसके बाद में जो टीथ आता है वो परमानेंट टीथ होते हैं। अब आंसर यही है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अ चाइल्ड हैज़ 20 टीथ, एक छोटे से बच्चे के 20 टीथ्स होते हैं, 10 इन ईच जॉ। अब 2 जॉज ऊपर और नीचे होते हैं, तो हर जॉ में यानी दोनों ऊपर और नीचे 10-10 टीथ होते हैं। दीज आर नोन एज मिल्क टीथ, ये मिल्क टीथ के नाम से जाने जाते हैं। दे फॉल ऑफ बाय द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, हम भी ग्रो हुए हैं, आप भी ग्रो हुए हैं, तो वो धीरे धीरे वो ये जो मिल्क टीथ हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। 10 तक एंड आर रिप्लेस्ड बाय लार्जर।
अब 10 तक तो होता ही होता है, लेकिन कुछ बच्चों का रेयर केस होता है 13 एज तक भी उनके टीथ टूटते हैं, लेकिन 10 एज तक ये टीथ निकल जाते हैं और उनकी जगह पर लार्जर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ये जो मिल्क टीथ होते हैं बच्चों, ये बहुत डेलिकेट होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं और परमानेंट थोड़ा सा बड़े टीथ होते हैं। और इसमें 32 टीथ आते हैं, यानी परमानेंट टीथ में एक सेट के टीथ में 32 टीथ आते हैं। अब ये आपको पूरा एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन के थ्रू आपने इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं वन वर्ड आंसर में, फिलअप में, ट्रू फॉल्स में अगर इनके क्वेश्चन पूछूं तो उसमें हर जॉ में कितने टीथ होते हैं, तो 20 होते हैं। मिल्क टीथ किन्हें कहा जाता है, तो ये पूरा यहाँ तक आंसर आ जाएगा। अब कौन सी कितनी एज तक मिल्क टीथ फॉल ऑफ हो जाते हैं, तो 10 एज तक हो जाते हैं। उसके बाद में परमानेंट टीथ कैसे आते हैं, वो लार्जर आते हैं और कितने टीथ होते हैं, वो 32 होते हैं। तो आपने देखा मैंने कितने सारे क्वेश्चंस एक इसी पार्ट में बना दिए। तो आपको इसको इसी तरह से लर्न करना है जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आंसर देने में नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पर आते हैं, व्हाट इज स्लाइवा। स्लाइवा क्या होता है एंड वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, और ये कहाँ पर बनता है। स्लाइवा बच्चों हमारे मुंह में अपने आप, जिसे हम हिंदी में लार बोलते हैं, मुंह में पानी अपने आप जो बनता है। कई बार हम बहुत अच्छा खाना देखते हैं तो मुंह में लार आ जाता है, यानी मुंह में पानी आ जाता है, वही स्लाइवा कहा जाता है। आंसर देखते हैं आप, द वाटर इन योर माउथ इज अ डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड स्लाइवा। ये जो डाइजेस्टिव जूस हमारा, यानी ये वाटर जो हमारे माउथ में आया है, इसी को स्लाइवा कहा गया है। इट इज सेक्रेटेड बाय द 3 पेयर ऑफ salivary glands in your mouth। ये जो सेक्रीट किया जाता है, यानी जो निकलता है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप आता है। ये 3 पेयर में आता है सलाइवरी ग्लैंड्स में। बच्चों सॉरी, मैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ा मेरा भी टंग स्लिप हो गया। सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, ये 3 पेयर में आता है जो कि माउथ में होता है और ये से सेक्रेट करता है, यानी वाटर को बनाता है, निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th पर आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेस्ट बड्स। अब तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बहुत जल्दी से कर दीजिए। और एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो बच्चे डायरेक्ट इसी क्वेश्चन आंसर सेशन में आ गए हैं उन्हें कुछ चीज़ें समझने में, लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए सबसे पहले जो मैंने पूरे लेसन को डिस्क्राइब किया है उन वीडियोस को जाके देखिए, उसके बाद आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी कि सलाइवरी ग्लैंड्स भी जो होते हैं वो भी कितने तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सेशन में आएंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी और बहुत जल्दी लर्न भी होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेस्ट बर्ड। हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं बच्चों, जो हमें फील होता है, दिखाई नहीं देते। अगर हम बारीकी से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें छोटे से दाने दिखाई देंगे, जो उन्हीं को टेस्ट बर्ड्स कहा गया है। तो इनका क्या काम है। स्मॉल टेस्ट बर्ड्स आर स्प्रेड अक्रॉस टंग्स सरफेस। ये टंग सरफेस पर, यानी टंग के ऊपर ये छोटे से टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ईच टेस्ट बर्ड कैन डिटेक्ट ऑल टेस्ट। हर टेस्ट बर्ड डिटेक्ट करता है, यानी पहचानता है हर तरीके का टेस्ट, कि वो मीठा, सॉल्टी, सॉर और बिटर। यानी मीठा हो गया, सॉल्ट वाला हो गया, सॉर हो गया यानी जो खट्टा होता है, और बिटर यानी कड़वा। अब हर टेस्ट बर्ड का एक फंक्शन होता है बच्चों। अब आप मान के चलिए कि अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि 4 टेस्ट बर्ड्स हमारे टंग पर हैं। एक तो मीठे वाला है जो केवल मीठे को ही पहचानता है, दूसरा है बिटर वाला जो कड़वे को पहचानता है, थर्ड है सॉल्टी जो केवल नमक का ही, जो आप भी खाएंगे, जो भी खाते हैं नमक वाला, वो पहचानता है, और खट्टा जो खट्टा चटपटा टाइप का रहता है बच्चों, वो उसका टेस्ट बर्ड अलग होता है। तो इसी की वजह से, टेस्ट बर्ड्स की ही वजह से बहुत ज़्यादा हमें हर चीज़ का टेस्ट पता चल जाता है कि कैसा है। अब
कोविड के टाइम पर बहुत से लोगों के टेस्ट बड्स ख़त्म हो गए थे, यानी ख़राब हो गए थे, फ्लैट हो गए थे, हम कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट का पता ही नहीं चलता था। ये एक कोविड का एक मेजर सिम्टम आया था कि अगर आपको किसी टेस्ट का जो आप खा रहे हैं वो नहीं पता चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये कोविड का ही सिम्टम है। तो टेस्ट बड्स होना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी नेचुरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर आता है, हाउ लॉन्ग डज फूड स्टे इन स्टमक। हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारे स्टमक में कितनी देर तक, कितना लंबा वो रहता है। आंसर, फूड स्टेज इन स्टमक फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स। फूड हमारे स्टमक में कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रहता है, और वो कैसे होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड ईटिंग। जो भी हमने फूड खाया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर बहुत लाइट फूड खाया, जूस है, सूप है, या खिचड़ी है, दलिया है, बहुत लाइट होता है, वो हमारे स्टमक में बहुत कम टाइम के लिए रहता है और वो बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अब हमने अगर फ्राइड आइटम खाया, पकोड़े, पूरी, कचौरी, इस टाइप का हमने खाना खाया, तो वो कुछ घंटों तक रहेगा, उसे डाइजेस्ट होने में कुछ घंटे लगेंगे। अब मेन इशू आता है जो जंक फूड खाया जाता है। बहुत से बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे, मैं कहूँगी 99% बच्चे जंक फूड खाते हैं, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सब चीज़ें आती हैं। वो हमारे स्टमक में, बच्चों यहाँ फ्यू आवर्स दे रखा है, लेकिन इस टाइप का फूड हमारे स्टमक में 2-2, 3-3 दिन तक भी रहता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है। इसीलिए हम ऐसा फूड खाने के बाद में हमें बहुत बहुत देर तक भूख नहीं लगती है, ये आपने नोटिस किया होगा। तो क्यों? क्योंकि वो स्टमक को फुल करके रखता है, और वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, और कई बार वो डाइजेस्ट नहीं भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। 8th क्वेश्चन, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द स्टमक हेल्प। स्टमक में जो एसिड होता है वो हमारी किस तरह से हेल्प करता है, या स्टमक की किस तरह से हेल्प करता है। आंसर, द एसिड किल्स बैक्टीरिया। जो भी हमने फूड खाया है, किसी भी तरीके का फूड खाया है, उसमें अगर किसी भी तरीके का बैक्टीरिया है तो वो एसिड उसको किल कर देगा, खत्म कर देगा उस बैक्टीरिया को, दैट एंटर अलॉन्ग विद फूड, जो कि फूड के साथ एंटर कर गया है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन भी खाया गया है, प्रोटीन मतलब जैसे दूध, पनीर और दाल, सब्जी, जिनमें प्रोटीन होता है, जो नॉन वेजिटेरियन होता है वो एग्स खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उनमें हाई प्रोटीन होता है, तो उसको हेल्प करता है वो एसिड डाइजेस्ट करने में, क्योंकि प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। यहाँ पर बच्चों हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एंड एक्सप्लेन इन 1 सेंटेंस ईच। अब लिस्टिंग करके एक्सप्लेन करना है हर एक सेंटेंस में। द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब एनिमल के में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है वो उसको हमें डिस्क्राइब करना है बच्चों। आंसर आ रहा है, द वेरियस प्रोसेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट है इंजेक्शन इन द टेकिंग इज द टेकिंग इन द फूड। जो फूड खाया गया है, इंजेक्शन उसे बोला जाता है, जो माउथ के से खाया गया है बच्चों। अगेन आप वीडियोस देखिए, डिस्क्राइब किया है मैंने अच्छे से, हर चीज़ पिक्चर के थ्रू आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। अब जो फूड खाया गया है वो अब ब्रेक डाउन हुआ है किसमें, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे कि वो डाइजेस्ट होने में हेल्प हो सके। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस। अब जो ब्रेक डाउन हो गया फूड, उसके बाद में क्या हुआ है, उस फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ है, बाय विच द फूड इन द सॉल्युबल फॉर्म पासिस इनटू द बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड। अब ब्लड में जो बॉडी फ्लूइड कहा जाता है, बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड है बच्चों। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, नेम द बॉडी फ्लूइड, तो यू हैव टू आंसर ब्लड। अब ये जो हमारा उसमें ब्लड के अंदर घुलेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो प्रोसेस
इसके बाद में, डाइजेशन के बाद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन थ्रू डायग्राम इंजेक्शन ऑफ फूड इन, अब किसमें, अमीबा में और हाइड्रा में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी अमीबा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अमीबा अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अमीबा का डायग्राम बच्चों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और अब मैं अमीबा का ही बता रही हूँ। सबसे पहले अमीबा द यूनिसेलुलर जो एक ही सेल से बना है। हम तो मल्टीपल सेल से बने होते हैं, लेकिन अमीबा केवल एक सेल से बना हुआ होता है। एनगल्फ टाइनी पार्टिकल्स, एनगल्फ यानी अपने माउथ के अंदर ले लेता है फूड के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बाय थ्रोइंग इट्स फॉल्स फीट। फॉल्स फीट्स हैं उनके जरिए। अब फॉल्स फीट्स क्या है, हमने स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। स्यूडोपोडिया जिसे बोला जाता है, नोन एज स्यूडोपोडिया अराउंड इट। ये बच्चों अमीबा दिखाई नहीं देता है बेयर आइज से, इसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। द स्यूडोपोडिया जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी। अब स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट जब फूड को लेते हैं तो उस टाइम पर वो अपने आप को जोड़ लेते हैं और उसके बाद में एक कैविटी यानी गड्ढा टाइप का बना लेते हैं, जिसे कि फूड वैक्यूल्स बोला जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, व्हाट आर फूड वैक्यूल्स, तो आपको आंसर इसका बताना पड़ेगा। द फूड इनसाइड द वैक्यूल्स, अब फूड इस वैक्यूल में चला जाता है क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं कंटिन्यू। तो वो जो उस गड्ढे में जो उन्होंने बनाया, किसने, अमीबा ने जो गड्ढा बनाया, कैविटी बनाई है, वो उस कैविटी में फूड चला गया। इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस। अब वो डाइजेस्टिव जूस जो उसके बॉडी के अंदर निकला है, उससे वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज एब्सॉर्ब एंड एसिमिलेटेड देयर टू प्रोवाइड एनर्जी। अब वो एब्जॉर्ब हो गया और एक तरह से वो पूरी तरह से वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए घुल गया एंड परफॉर्म अदर फंक्शन, और इसके अलावा भी और दूसरे फंक्शंस वो करता है। अब इसके बारे में डिटेल आपको अमीबा और हाइड्रा के बारे में डिटेल जानना है, डिटेल समझना है पिक्चर के थ्रू, तो अगेन आपको मेरी डिस्क्रिप्शन वाला चैप्टर आपको देखना, वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने पूरा चैप्टर डिस्क्राइब किया है। 2 या 3 पार्ट्स में मैंने वो वीडियोस बनाया है। नेक्स्ट हाइड्रा पर आते हैं। हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल। हाइड्रा एक मल्टीपल सेलुलर एनिमल है बच्चों। इट हैज़ अ नंबर ऑफ टेंटिकल्स, जिसके जो टेंटिकल्स होते हैं, जो लंबी लंबी एक तरह से धागे टाइप से निकले हुए होते हैं उसकी माउथ के आसपास, विच आर यूज्ड फॉर इंजेक्शन, जो कि उन्हीं टेंटिकल्स की ही वजह से फूड को अपने अंदर ले जाता है। द टेंटिकल्स एंटेंगल, ये आपस में उलझ जाते हैं स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स, और जो जितने भी एक्वेटिक यानी, क्योंकि ये हाइड्रा पानी में होता है, ये बाहर नहीं मिलता, तो पानी के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स जो भी उसको खाना होता है वो इस टेंटिकल्स में उलझ जाते हैं यानी फंस जाते हैं। एंड किल्स देम विथ देयर स्टिंकिंग सेल, और जो इसके एक कांटे वाले सेल्स होते हैं जिससे वो उनको चुभोकर उससे मार देता है, यानी वो जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो फंसे हैं वो उनसे मर गए, यानी डंक से मर गए। स्टिंग टंक को भी बोलते हैं, कांटे को भी बोलते हैं। देन पुश देम इनटू द माउथ, और उसके बाद ये उस एक्वेटिक एनिमल को अपने माउथ में अंदर की साइड ले लेता है, इनसाइड द बॉडी कैविटी, जो बॉडी में कैविटी अगेन गड्ढे को बोला गया है, जो कैविटी बनी है उसके अंदर ले लेता है। डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड, उसके बाद में जब वो बॉडी के अंदर उस गड्ढे के अंदर चला गया फूड, तो वो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होती है बाय द सराउंडिंग सेल, जो सराउंडिंग सेल्स हैं उसके आसपास, विद द डाइजेस्ट द फूड, जो हेल्प करती हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। दिस इज देन एब्जॉर्ब्ड थ्रू द कैविटी, और फिर उसके बाद में फिर वो कैविटी में एब्जॉर्ब कर दी जाती है कैविटी वॉल्स में, एंड एसिमिलेटेड इन द सेल्स, और सेल्स में वो डाइजेस्ट होने का काम कर लेती है, यानी मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम भी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप इन
क्वेश्चन आंसर के वीडियो को आप रिपीटेडली सुनेंगे, समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वीडियो जो डिस्क्राइब किया है मैंने उसको सुन के ज़्यादा क्लियर होगा। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले उन वीडियोस को देखकर ही आप क्वेश्चन आंसर्स पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कितने तरीके के, यानी 4 तरीके के टीथ होते हैं हमारे माउथ में। व्हाट आर देयर फंक्शन, उनके नाम बताने और उनका फंक्शन बताना है। बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में आएगा। आप बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हुए कि मैम जो आपने बताया वो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और उन बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं। तो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जो भी मैं इम्पॉर्टेंट बोलती हूँ उन्हें आप हर हाल में अच्छे से बहुत ध्यान से ज़रूर लर्न करिए, जिससे कि आप हर आंसर को दे सकें। आर फ्रंट टीथ, हमारे जो आगे के सामने के टीथ होते हैं उन्हें इंसाइजर्स बोला जाता है। दीज आर चिसल शेप्ड, ये चिसल शेप्ड यानी जो मूसली होती है उसकी शेप के होते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग, और ये हमारे किस काम आते हैं, बाइटिंग और कटिंग के काम आते हैं। यानी जो भी आप फूड को सबसे पहले खाते हैं, मुंह माउथ की तरफ ले जाते हैं, तो सबसे पहले फ्रंट टीथ से उसको बाइट करते हैं। नेक्स्ट टू द इंसाइजर, इंसाइजर्स के बराबर में कौन से आते हैं, कैनाइन टीथ्स आते हैं। दीज आर पॉइंटेड, आर यूज फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग। अब उसके बाद में हमारा फूड ऑटोमेटिकली वो साइड में चला जाता है, जिससे कि वो और छोटे छोटे पीसेस में पार्ट डिवाइड हो जाता है, जिसकी हेल्प कैनाइन टीथ करते हैं। सच एज मीट, अब जो हमारा जो होता है वो हम खा सकते हैं, क्योंकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ बच्चों। जो नॉन वेजिटेरियन हो, वो जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसके लिए कैनाइन टीथ उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है द टीथ दैट आर बैक, जो पीछे की तरफ हैं माउथ में। आर ब्रॉड, वो चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं ऑलमोस्ट, और उनकी फ्लैट सरफेस भी होता है, जिसकी वजह से आप फूड को क्रश कर सकते हैं। और हम अपने फूड को, हम जो भी खाते हैं, हम बैक टीथ से यानी बिल्कुल कॉर्नर पे ले जाकर ही खाया जाता है, उसको हम च्यू वहीं से करते हैं। ये इनका काम क्या होता है, इन्हें मोलर्स और प्री मोलर्स कहा जाता है। ये फूड को ग्राइंड यानी पीसने का और क्रश करने का काम करते हैं। तो मैंने आपको चारों बता दिए, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो इनको अलग अलग से भी पूछा जा सकता है, आपको लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकते हैं, और केवल एक एक करके भी पूछा जा सकता है, डिफाइन मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो यू हैव टू गिव आंसर दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज पर्स्टैलिसिस। अब इसके बारे में हमें बताना है, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। साथ में डायग्राम, बच्चों डायग्राम आप टीथ का भी ज़रूर बनाइएगा, अक्सर अकेले टीथ का भी, यानी पूरा 4 टाइप ऑफ टीथ कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ के नाम से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। आंसर, द ऑसोफेगस लीड्स फ्रॉम योर माउथ टू द स्टमक। ऑसोफेगस जो होता है बच्चों, ये माउथ से स्टमक तक जाता है। ये एक तरीके का पाइप होता है जो कि फूड को माउथ से डालने तक, और वो बीच के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे मैंने हमको बीच में भी बताया था, फूड पाइप से होता हुआ वो निकलता है, तो वो स्टमक तक पहुंचता है, उसी को ऑसोफेगस बोला जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स, ये एक मसल्स का बना हुआ होता है। दीज मसल जेंटली पुश फूड, ये जो मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे फूड जो हमने खाया है माउथ के जरिए, वो उसको नीचे की तरफ धकेलती हैं, पहुंचाती हैं टू योर स्टमक इन द वेव लाइक एक्शन। जैसे लहरें आती हैं, वो लहरों की तरह से वो धकेलता है नीचे की तरफ, लाइक एक्शन, जिसे कि पेरिस्टालसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइवा, बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। इन तीनों के बारे में हमें बताना है। ये तीनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर ये चैप्टर देखा जाए हर तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्लाइवा फर्स्ट, स्लाइवा हमने पढ़ा ही है। द स्लाइवा इन द माउथ हेल्प टू ब्रेक डाउन स्टार्च ऑफ द फूड इनटू शुगर। अब जो स्लाइवा, जो फूड हमने खाया उसे ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जो फूड का स्टार्च हो उसको किस में चेंज करने का, शुगर में चेंज करने का काम करता है, तभी तो वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। दैट आर इजी टू डाइजेस्ट, जो कि डाइजेस्ट करने में बहुत ईजी हो जाता है।
इसीलिए जो भी हम खाना खाते हैं वो शुगर में चेंज हो जाता है। अब आप सोचते होंगे कि शुगर क्या होती है। शुगर एक चीनी होती है, ये हमें पता है, शक्कर, चीनी, जो भी वर्ड यूज करते हैं। जो डायबिटीज चीनी होती है, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा शुगर खाते हैं तो वो शुगर और शुगर में चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से वो डायबिटिक हो जाते हैं। ज़्यादा शुगर खाने की वजह से वो डाइजेस्ट करने के लिए वापस से शुगर में, ग्लूकोज में चेंज हुआ है, इसीलिए उन्हें शुगर खाने के लिए मना किया जाता है। इट ऑल्सो मेक्स फूड ईजियर टू सॉलो। अब इसके बाद में जो फूड हमने खाया उसको अंदर गले के नीचे पहुंचाना, सॉलो मतलब घटकना भी बोलते हैं कुछ बच्चों के घरों में, और सटकना भी बोलते हैं। इसके अलावा कोई और भी वर्ड यूज होता होगा तो मुझे नहीं समझ आता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या बोला जाता है। सॉलो करने में भी बहुत इजी कर देता है बाय मेकिंग इट वेट, क्योंकि स्लाइवा की वजह से क्या होता है, वो फूड जो हमने खाया है वो चाहे ड्राई भी हो वो भी एक गीलापन आ जाता है उसके अंदर, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। नेक्स्ट बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है, द लिवर सेक्रेट्स। अब लिवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। ये क्वेश्चन 1 वर्ड में आ जाता है कि कौन सा लिवर क्या सेक्रेट करता है, तो बाइल जूस, या बाइल जूस कहाँ सेक्रेट होता है, लिवर में। विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो कि उसके बाद में गॉल ब्लैडर में वो स्टोर हो जाता है। द बाइल ब्रेक्स अप फैट्स। बाइल जो होता है, बाइल जूस ब्रेक्स अप फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। जो फैट को ब्रेक कर देता है, जो भी आप खाना खाते हैं, ऑयली खाना खा रहे हैं या कोई भी नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, उसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। दैट कैन बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। अब उसके बाद में क्या हुआ है, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स चेंज हुए हैं वो सीधा का सीधा डाइजेस्ट करने का काम करता है फूड को, और एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत इजीली। द डाइजेस्टिव जूसेस देन एक्ट ऑन दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स। जो डाइजेस्टिव जूस निकला है वो इन टाइनी ड्रॉपलेट्स पर काम करना शुरू करता है, जिससे कि वो एक सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है, और उस जो चेंज होता है सिंपलर कंपाउंड में उसे फैटी एसिड्स बोला जाता है, या फिर ग्लाइसरॉल बोला जाता है। बच्चों ये 2 टर्म्स हैं, एक ये है फैटी एसिड और एक ग्लाइसरॉल है, ये 2 टर्म्स यूज करे जाते हैं। अब ये 2 टर्म्स क्या हैं, इनके बारे में आपको आंसर देना पड़ेगा कि व्हाट आर ग्लाइसरॉल या डिफाइंड टर्म फैटी एसिड। किसी किसी का आपने सुना होगा कि फैटी एसिड्स बढ़ गया है, तो ये इसी का मतलब होता है कि उसका जो बाइल जूस है, क्योंकि हम बाइल जूस ही पढ़ रहे हैं ना, तो बाइल जूस ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, सेक्रेट नहीं हो रहा है और फूड को डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट जो पूछा गया है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में द पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज होती हैं वो सेक्रेट करती हैं पैनक्रियाटिक जूस को, जो चेंज कर देता है स्टार्च को, जो भी स्टार्च फूड के अंदर है उसे चेंज करता है किसमें, सिंपल शुगर में। अगेन सेम वही चीज़ आ गई है जो पीछे हमने पढ़ा था, सिंपल शुगर के साथ साथ वो प्रोटीन में भी चेंज करता है, और उसके बाद सिंपल शुगर स्टार्च को किस में चेंज करता है बच्चों, शुगर में चेंज करता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाटिक जूस मैं अंडरलाइन भी कर रही हूँ, जो चेंज करता है स्टार्च को किस में, सिंपल शुगर में, और प्रोटीन को किस में चेंज करता है, सिंपलर कंपाउंड्स में। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये भी 1 वर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्टार्च किस में चेंज होता है, शुगर में होता है, पैनक्रियाटिक जूस उसको चेंज करता है। अब प्रोटीन किस में चेंज होता है, सिंपलर कंपाउंड में होता है, और इसको क्या बोला जाता है, अमीनो एसिड्स बोला जाता है। बच्चों ये टर्म्स सारी आपको पता होनी चाहिए, आप इजीली इसको लर्न कर पाएंगे अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इजीली आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट हैपन्स टू फूड इन द। अब फूड का क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये दोनों क्वेश्चन के पार्ट हो गए हैं। सबसे पहले स्टमक में फूड का क्या होता है, और फिर उसके बाद स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तब क्या होता है। सो द आंसर इज द स्टमक मसल्स स्क्वीज
स्टमक की जो मसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं एंड मिक्स द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसके साथ में मिक्स हो जाती हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन कर देता है फूड को, और जो फूड के अंदर प्रोटीन्स है उसको किस में ब्रेक डाउन करता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में। दस फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। अब इसमें आधा, एक तरह से हम बोल सकते हैं पूरी तरह से डाइजेस्ट न होकर केवल एक आधा अधूरा या पार्शियल पार्ट ही उसका डाइजेस्ट हुआ है स्टमक में। देन इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, अब ये स्टमक से कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है। अब लास्ट में स्टेप जो आता है, द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन, यहाँ पर बच्चों पूरी तरीके से फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टमक में वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होने के बाद में वो पार्शियली ही डाइजेस्ट हुआ है। अब वो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया। लास्ट स्टेप में डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, यहाँ पर डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। द मसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं वो फूड में मिक्स हो जाती हैं विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस को लेकर जो सेक्रीट हो रहा है डाइजेस्टिव जूस। अब सम जूसेस आर सेक्रेटेड बाय द सेल्स। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस है उसके अलावा और जूसेस भी सेक्रीट होते हैं सेल्स के द्वारा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। ये अपने आप ही होते रहते हैं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने आप ही सेक्रेट होते रहते हैं। अदर्स कम फ्रॉम द लिवर। अब बाकी के जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो लिवर से आते हैं, विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, जो कि अब हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। एंड द पेनक्रियाज दैट इज लोकेटेड बिलो द स्टमक। और कहाँ से हो रहा है, पेनक्रियाज से हो रहा है, जो कि स्टमक के नीचे पर लोकेट है। तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले कहाँ पर हुआ, स्टमक में हुआ है। जो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट हुआ वो स्टमक में हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, फिर सेल्स में हुआ, और उसके बाद लिवर में हुआ, और फिर पेनक्रियाज में हुआ। मतलब कहाँ कहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट हो रही हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अच्छा बच्चों, एक इनमें क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में से स्मॉल टाइप के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं जो 1 मार्क के फिलअप, ट्रू फॉल्स या फिर 1 वर्ड आंसर्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको आंसर देना है। अगेन पैनक्रियाज, वेयर डिड पैनक्रियाज लोकेट, सो द आंसर इज बिलो द स्टमक। ठीक है, तो इस तरह से आपको लर्न करना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को भी लर्न करना है। साइड बाय साइड हमें ये भी देखना है कि 1 वर्ड में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो भी हमें उसी के अकॉर्डिंग लर्न करने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन हाउ डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। अब जो डाइजेस्टेड फूड है हमारा, जो ऊपर हमने पढ़ा है, वो डाइजेस्ट हो चुका है फूड, अब ये उसके बाद में ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब किया गया, तो इसके बारे में इस आंसर में हम पढ़ेंगे। Absorption of the food occurs through thousands of small fingers-like projection in the inner walls of the small intestine. Small intestine में बहुत thousands of जैसे हमारी fingers होती हैं, fingers की shape की तरह से, finger like projection का मतलब होता है finger की जैसे shape की तरह से बहुत सारी यहाँ पर inner walls बनी हुई होती हैं। कहाँ पे, small intestine में। These projection known as villi, इन्हीं projections को जो कि फिंगर की तरह से हैं उन्हें विली कहा जाता है। Increase the surface area of absorption, ये surface area बढ़ा देती है absorption का of digested food, जहाँ पे digest हो रहा है food को। Each villi has a network of fine blood capillaries, हर जो thousands दे रखा है, देखो बच्चों यहाँ पर thousands है, हमने नहीं देखे, जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं वो फिर भी देख सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हमें तो बुक में पता है। तो thousands स्मॉल लाइक प्रोजेक्शन है जिन्हें विली कहा है, और हर विली का एक साथ में ब्लड कैपिलरीज के साथ में एक नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है, जो कि पूरी सरफेस पर बिल्कुल पास में चिपका हुआ रहता है।
द फूड एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द विलीज, जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो विलीज की सरफेस पर होता है, पासिस इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और उसके बाद में वो ब्लड कैपिलरीज में पास हो जाता है क्योंकि वो उसके बिल्कुल क्लोज है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ब्लड जो फूड हमारे जो बॉडी में फूड डाइजेस्ट हुआ है वो हमारे पूरे ब्लड में मिक्स हो जाता है, तभी हमारे ब्लड में पूरा ऑक्सीजन और सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, जितने भी विटामिन्स वगैरह हैं सारे हमारे बॉडी में पहुंचते हैं। तो ब्लड के थ्रू ही पहुंचा जाता है बच्चों। तो ब्लड के थ्रू ही सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं। Now come to the next question which is 8 number। इसमें बच्चों अब तक जो हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं तो आप वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है जो भी मैंने पार्ट्स बना रखे हैं उन वीडियोस को पहले देखिए, तो उनमें आपको पिक्चर्स के साथ में सब चीज़ें पता चलती चली जाएंगी कि किस तरीके की इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिन्हें कि विली बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको और क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट्स के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। रूमिनेंट्स क्या होता है उसके लिए आपको वापस से मेरी वीडियो पर पहुंचना होगा। फूड दैट इज सॉलोड गोज इनटू द फर्स्ट चैम्बर कॉल्ड रूमिन। फूड जो रूमिनेंट्स ने खाया, मैं फिर भी आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। रूमिनेंट्स होते हैं जैसे काउ, बफेलोस, जो कि एक बार में फूड को पूरी तरह से अंदर इस स्टमक में नहीं लेकर जाते, उनका फूड वापस से आ जाता है और वो वापस से उसको च्यू करने लगते हैं। तो वही है, सबसे पहले जो उन्होंने फूड लिया है वो सीधा कहाँ, फर्स्ट चैम्बर में गया है जिसे कि रूमेन कहा जाता है। हियर इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड, यहाँ पर ये पार्शियली डाइजेस्टेड होता है फूड एंड इज कॉल्ड कड, और इसी को कड कहा जाता है जिसे कड च्यूइंग एनिमल्स भी बोलते हैं। इट देन गोज टू द सेकेंड चैम्बर। अब फर्स्ट चैम्बर के बाद में जब पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है वो सेकेंड चैम्बर में पहुंच गया। फ्रॉम वेयर इट इज रिटर्न टू द माउथ, जहां से ये सीधा माउथ में वापस आ गया। तभी गाय भैंस जितनी भी हम देखते हैं वो अपना मुंह कंटिन्यू चलाती रहती हैं, यानी कुछ ना कुछ वो खाती रहती हैं, तो वो यही प्रोसेस होता है। वेयर इट इज रिटर्न टू द माउथ फॉर थ्रू च्यूइंग, च्यूइंग के प्रोसेस के लिए वापस से हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और यही जो प्रोसेस वापस से च्यू करने के लिए माउथ में आ गया है उसी को रूमिनेशन बोला जाता है। दैट इज वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इसी वजह से इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है। आफ्टर च्यूइंग द फूड इज सॉलोड फॉर द सेकेंड टाइम। अब च्यूइंग जो किया गया है सेकेंड टाइम में फूड को, वो वापस से अंदर गया यानी स्टमक में गया, एंड देन डाइजेस्टेड फर्दर इन द रिमेनिंग चैम्बर्स। अब जो बाकी के रिमेनिंग चैम्बर्स हैं वहां पे जाकर अब ये फाइनली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट डाइजेशन पार्शियली हुआ है, फिर वो वापस से माउथ में आ गया, फिर दोबारा से उन्होंने च्यू किया रूमिनेंट्स ने, और उसके बाद में वो कंप्लीट डाइजेशन के लिए वापस दूसरे चैम्बर्स तक पहुंच जाएगा। इट इज फाइनली सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से थोड़ा सा कैमरा हो गया गड़बड़। इट इज फाइनली सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अकर, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, जो कि हमारा फाइनल, या हमारा नहीं बोल सकते, जो कि रूमिनेंट्स का फाइनल स्टेज होता है फूड को डाइजेस्ट करने का। लेट्स कम ऑन हॉट्स क्वेश्चंस। अब हॉट्स पर आते हैं, लेकिन हॉट्स पर आने से पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने बच्चों के लिए तो थैंक्स है मेरी तरफ से, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प करी है, बच्चों को शेयर करा है, अपने ग्रुप में शेयर किया, लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया, तो उनके लिए थैंक्स अ लॉट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच फूड डू यू थिंक विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू गेट डाइजेस्टेड। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा फूड सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लेगा फूड को डाइजेस्ट होने में, शुगर और बीन्स?
अब यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिए हैं, बीन्स कंटेन लॉट ऑफ प्रोटीन्स। अब बीन्स का क्यों बोला है, अगेन इन्होंने हिंट दे दिया है क्योंकि बीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर अब आंसर आ रहा है शुगर इज अ सिंपल फूड, शुगर तो एक बहुत सिंपल फूड है। देन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के कंपैरेटिव, एंड कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरेटिव, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इन दोनों को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है बच्चों। तो यहाँ पर आंसर देयरफॉर शुगर विल बी डाइजेस्टेड फास्टर देन बीन्स, क्योंकि बीन्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है तो बीन्स को टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में कंपैरेटिव टू शुगर। तो शुगर हमारा यहाँ सबसे पहले डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Digestion needs the help of two more systems in the body to provide energy from food. अब फूड से जो एनर्जी मिलेगी उसको जो मिल रही है, जो प्रोवाइड कर रही है डाइजेशन को, उसमें हेल्प की और ज़्यादा दो तरीके के हेल्प की और ज़रूरत है। विच आर दीज सिस्टम्स, अब यही जो दो हेल्प की ज़रूरत है वो कौन से दो सिस्टम्स जो इसे हेल्प देंगे, एंड हाउ डू दे हेल्प, और वो किस तरीके से हेल्प करेंगे, ये क्वेश्चन है बच्चों। आप आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आंसर है डाइजेशन नीड्स द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये दो तरीके से और कैसे हो सकता है, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से और एक सर्कुलेटरी सिस्टम से, क्योंकि इन्होंने दो सिस्टम के बारे में पूछा था। तो दो सिस्टम रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। टेक्स द डाइजेस्टेड फूड इनटू द सेल, जो कि डाइजेस्टेड फूड को सेल्स में, बॉडी के सेल्स तक पहुंचाते हैं या ले जाते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फूड इनटू एनर्जी, और जिसकी वजह से जो फूड है उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी की फॉर्म में। तभी तो हमें एनर्जी मिलती है जब हम डीप ब्रीथ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ यू ईट फूड, अगर आप फूड खाते हैं वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन, do you think it will still go through the alimentary canal? इस क्वेश्चन का मीनिंग है बच्चों, जब हम उल्टा लटक के या बच्चे खेलते हुए खाना खाते हैं तो उल्टा लटक जाते हैं, तो भी क्या खाना हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी फूड पाइप में ही जाएगा, यानी आहार नली में ही जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है। तो आंसर है इफ वी eat food while hanging upside down, it will still go through the alimentary canal. मैक्सिमम बच्चों क्वेश्चन में से ये आ गया है, यहाँ पे स्टिल गो थ्रू द आ रहा है आंसर। एलिमेंट्री कैनाल तक ही हमारा फूड जाएगा, यानी सीधा। अगर हम उल्टा लटक कर भी खाना खाते हैं तो भी वो हमारे गले में ही नीचे उतरता है। वो उसका कारण ये है जो पेरिस्टालिसिस है, ये बच्चों स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गई है, इसको PERISTALSIS है, SIS, इसे आप अभी करेक्शन कर लीजिएगा। मैं फिर बोल देती हूँ स्पेलिंग, PERISTALSIS, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की वजह से, क्योंकि जो फूड जो मसल्स हैं ऑसोफेगस की हमारी मसल्स हैं वो सिकुड़ती रहती हैं और जो कि फूड को सीधा एलिमेंट्री कैनाल तक ही पहुंचाती हैं। तो इसीलिए उल्टा लटक कर खाने पर भी वो फूड हमारे गले में ही जाएगा, अंदर नीचे उतरेगा फूड पाइप के जरिए। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चों को समझ आ गया होगा, और जिन्हें थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो अगर मेरी वीडियोस को देखेंगे जो कि मैंने इस चैप्टर के पार्ट्स में डिवाइड करके बना रखी है, तो आपको पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। मेरे पास क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप दोनों मेरी वीडियोस को देखिएगा जो इसके पार्ट्स बने हुए हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को लीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट सेशन में शायद चैप्टर का लेकर आऊँगी डिस्क्रिप्शन का, तो उसका भी फाइनल नहीं है कौन सा चैप्टर आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।